हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। मैं अमरजीत कुमार। आज की इस वीडियो में हम सब जानने वाले हैं इतिहास से संबंधित भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत पर मुस्लिम आक्रमण से संबंधित हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी से संबंधित कुछ हम आज के टॉपिक में जानेंगे। तो आइए देखेंगे और इसमें हम लोग जानेंगे महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी से संबंधित। तो आइए देखेंगे, यहाँ पर जो आज का हमारा टॉपिक है वह है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। यहाँ पर हम लोग इससे 3 भाग में बांट करके पढ़ेंगे। पहले हम इसके पृष्ठभूमि को जानेंगे, नोट करते चलेंगे आप भी। पहले हम लोग जानेंगे इसका पृष्ठभूमि, फिर हम लोग जानेंगे महमूद गौरी और महमूद गजनवी के बारे में हम जानेंगे और उसके बाद मोहम्मद गौरी के बारे में जानेंगे। एक एक करके सारे लोग के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं मुस्लिम के बारे में। मुस्लिम यानी कि इसके पृष्ठभूमि की बात करें तो मुस्लिमों का जो मक्का मदीना यानी कि जो सऊदी अरब की एक जगह है मक्का मदीना, वहाँ का जो पैगंबर माने जाते हैं यानी कि मुस्लिमों का जो पैगंबर माने जाते हैं मोहम्मद साहब का कारण ही मुस्लिमों में एक पैगंबर के रूप में इन्हें जाना जाता है। पैगंबर उसे कहा जाता है जिसे भगवान के दूत के रूप में जाना जाता है, जो कि मोहम्मद साहब को जाना जाता है, जिनका जन्म जो है यह 570 ईस्वी में होता है और इनकी मृत्यु जो है यह 632 ईस्वी में हो जाती है। और इन्हीं के बाद जो है मुस्लिमों की जो उत्थान की क्रिया शुरू होती है वो यहाँ से शुरू होता है। यही बात जब धीरे धीरे आगे चलते हैं तो हमारे जो भारत है, भारत की चर्चा ऋग्वेद में सबसे पहले मिलती है। जो ऋग्वेद है यहाँ पर भारत के बारे में चर्चा की गई है, जिसे भरत कबीले के नाम से जाना जाता है। और फिर आगे चल करके जब हिंद लोग आए, जो यूनानी लोग आए, इन्होंने भी भारत को इंडिया के नाम से पुकारा था। यूनानियों जब आए थे तो भारत को इंडिया के नाम से पुकारा, जबकि अरब से जो लोग आए, अरबीय लोग, इन्होंने भारत को हिंदू या हिंदू के नाम से जाना, जो आगे चल के हिंदुस्तान बना था। हिंदू से ही हिंदुस्तान बना है, इसे ध्यान रखेंगे। कहीं कहीं पर सिंधु जो नदी है, सिंधु से हिंदू बना और हिंदू से हिंदुस्तान बनता है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई। उसके बाद भारत पर जो प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया था, इसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए कि प्रथम आक्रमण जो किया था भारत पर वह था मोहम्मद बिन कासिम। इसने ही सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था और वह साल थी 711 ईस्वी में मोहम्मद कासिम ने भारत पर आक्रमण करने का प्लान किया। कहीं कहीं पर यह आपको 712 ईस्वी देखने के लिए मिलेगा। 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत पर आक्रमण किया जाता है। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी 2 लोगों ने भारत पर आक्रमण किया था। 2 लोगों ने भारत पर आक्रमण किया था, वह था उबैदुल्ला और एक और शासक था, वह था बुदैल। अब्दुल्ला और जो था एक बुदैल, इसने सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया था बुदैल द्वारा, और इस दोनों की जो आक्रमण थी यह असफल हो गई थी। ये दोनों की आक्रमण असफल हो गई थी 711 में। उसके बाद जो सफल आक्रमण किया था, सफल आक्रमण वह मोहम्मद बिन कासिम का था और इसलिए कहा जाता है कि भारत पर सफल जो मुस्लिम आक्रमण किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम। कब किया था तो 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में किया जाता है। और जिस समय यह शासन था, भारत पर आक्रमण किया था 712 में, उस समय सिंध का जो चच का राजा था, चच का शासक, उसका पुत्र
दाहिर उस समय शासन कर रहा था। नोट करते चलेंगे, दाहिर वहाँ का शासक था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि भारत पर मुस्लिमों के आक्रमण यानी कि मोहम्मद बिन कासिम के समय उसका पुत्र यानी कि शासक कौन था? जो दाहिर था। और दाहिर की मृत्यु रावौर के युद्ध में, दाहिर की मृत्यु रावौर के युद्ध में हो जाती है और उसके बाद ही भारत पर मुस्लिम की शासन स्थापित होती है। आगे चल करके जो कहा जाता है कि अरब द्वारा जो सिंध विजय हुआ था, अरब द्वारा यानी कि अरबियों के द्वारा जो सिंध विजय हुई थी, इसकी चर्चा चचनामा में मिलती है। इसकी चर्चनामा में जानकारी मिलती है जो कि अरबी ग्रंथ है। अरबी ग्रंथ में इसके बारे में हमें जानकारियां मिलती है। तो ये तो हो गई इसके कुछ पृष्ठभूमि जो कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण से संबंधित थी। यहाँ तक आशा करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर जो मुस्लिमों ने भारत पर आक्रमण किया था, इसका उद्देश्य शासन स्थापित करना नहीं था। इसका मुख्य उद्देश्य था धन दौलत लूटना, धन दौलत लूटना था। और साथ ही साथ भारत में मुस्लिमी की जो साम्राज्य होती है उसे स्थापित करना, यानी कि इस्लामी संप्रदाय को स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य था, जबकि शासन स्थापित करना नहीं। अब एक एक करके हम जानेंगे। सबसे पहले महमूद गजनी या गजनवी के बारे में। यहाँ तक आपको क्लियर होगा, आप चाहें तो इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे। का जो वंश का नाम है वो मुख्य रूप से 3 वंश के नाम से जाना जाता है। या तो उसे हम गजनी या गजनवी या इसे हम यामिनी वंश के नाम से जानते हैं। यामिनी वंश के नाम से हम महमूद गजनी की जो वंश है इसके बारे में जानते हैं। अब इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो इसका संस्थापक कौन था? अल्पतगीन इसके संस्थापक थे। संस्थापक में याद रखेंगे गजनी वंश के अल्पतगीन था। और अल्पतगीन जो था इसने 932 ईस्वी में, कब? 932 ईस्वी में इसने गजनी वंश या गजनवी वंश की स्थापना की थी। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो राजधानी भी याद रखेंगे, राजधानी इसकी गजनी ही बनाई गई थी। उसके बाद इसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? जो होता है अल्पतगीन के उत्तराधिकारी वह बनता है प्रीतिगीन। प्रीतिगीन के नाम से इसे जाना जाता है। और प्रीतिगीन के बाद जो उत्तराधिकारी बनता है वह बनता है सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन के बाद जो इसका पुत्र उत्तराधिकारी बनता है वह बनता है महमूद गजनी। वह बनता है महमूद गजनी, जिसे हम गजनवी के नाम से भी जानते हैं। ये इसका उत्तराधिकारी बनता गया। और इस तरह से और ध्यान देंगे कि जो प्रीतिगीन था, प्रीतिगीन जो है सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया था। सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण जो है ये गजनवी वंश की ओर से प्रीतिगीन ने किया था। और उसके बाद प्रीतिगीन जो अल्पतगीन का, किसका दामाद? अल्पतगीन का दामाद था। दामाद कहें या गुलाम कहें, अल्पतगीन का दामाद और गुलाम जो था सुबुक्तगीन, इसने शासन स्थापित किया। और उसके बाद महमूद गजनवी शासन पर बैठा था। महमूद गजनी के बारे में हम जानेंगे। महमूद गजनी से नोट करेंगे। महमूद गजनी के बारे में कहा जाता है कि यह खुरासान का शासक था। यह गद्दी पर बैठने से पहले खुरासान का शासक था, जिसका जन्म 971 ईस्वी में हुई थी। इसका जन्म 971 ईस्वी में हुई थी। अगर आप डेट याद रखेंगे तो 1 नवंबर बताई जाती है। जबकि ये गद्दी पर कब बैठता है? गद्दी पर बैठता है 998 ईस्वी में। हम लोग ईस्वी में चल रहे हैं, ईस्वी पूर्व में नहीं, इसे भी ध्यान रखेंगे। 998 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठता है। और इसके उपाधि अगर जाने तो इसने मिल्लाह के नाम से जाना जाता है। यामीन
उल मिल्लाह जो है इससे जाना जाता है। बगदाद के शासक से इसने उपाधियां प्राप्त की थी। तो क्लियर है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो महमूद गजनवी था ये बताया जाता है कि कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। आक्रमण किसके अनुसार? तो हेलियट के अनुसार भारत पर इसने 17 बार आक्रमण किया था। हेलियट कौन थे? तो उस समय के इतिहासकार थे। हेलियट के अनुसार बताया जाता है कि महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। हेनरी इलियट थे, हेलियट नहीं इलियट के द्वारा इसे बताया गया है। ठीक है। अब इसके हम आक्रमण की बात करें तो महमूद गजनवी को हम मूर्ति भंजक के नाम से भी जानते हैं। मूर्ति भंजक का मतलब होता है मूर्तियों के खिलाफ मूर्ति तोड़ने वाला। इसने मूर्तियों को तोड़ना शुरू किया था। भारत में जितने भी हिंदू धर्म के जितने भी मंदिर थे, मूर्ति थे, उसे तोड़ना शुरू किया था और ये मुस्लिमों को दे देता था। उस पे जो मीट मांस होती है उसे तौलने के लिए। तो इसे मूर्ति भंजक के रूप में भी हम जानते हैं। अब जानेंगे हम इसके आक्रमण के बारे में। इसका प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में कहां पर? तो पेशावर पर किया था। ठीक है। जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। एक समय पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश ये सभी हमारे ही उपअंग थे, यानी कि अंग थे, जो कि बाद में अब धीरे धीरे टूटते चले गए हैं। जिस समय इसने 1000 ईस्वी में आक्रमण किया था उस समय पेशावर हमारे साथ था। और दूसरा आक्रमण इसका इंपॉर्टेंट है। दूसरा आक्रमण इसने किया था 1001 ईस्वी में। दूसरा आक्रमण जो था ये खास करके इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि इसने राजा जयपाल के समय में किया था। पेशावर पर ही किया था। ठीक है। पेशावर पर ही किया था। और कहां पर? तो इसका शासक कौन था उस समय? जयपाल था। शासक था जयपाल। इसके विरुद्ध इसने 1001 ईस्वी में और आक्रमण के साथ ही इसने पेशावर के साथ साथ जो जयपाल था या काबुल, जो अफगानिस्तान की वर्तमान में राजधानी है, काबुल और पंजाब पर महमूद गजनवी ने इस पर अधिकार कर लिया। जो कि जयपाल कहाँ का? काबुल और पंजाब का शासक था। और इन सभी से विक्षिप्त होकर के जो जयपाल था ये हिंदू राजा था। जयपाल ने क्या किया? अपने आप को आत्मदाह कर लेता है, यानी कि आत्महत्या कर लेता है खुद से। ये इतना डरपोक था, यानी कि कह सकते ये डरपोक हम नहीं कह सकते, पर ये जो था इससे अपनी गिल्टी बर्दाश्त नहीं हुई और ये खुद से आत्महत्या कर लिया। किसके डर से? तो महमूद गजनवी के डर से, जो कि काबुल और पंजाब का शासक था। उसके बाद अगर हम बात करें महमूद गजनवी के कुछ और अन्य आक्रमण के बारे में तो सबसे इंपॉर्टेंट एक आता है नागरकोट हमला। नागरकोट की जो हमला है यह 1008 ईस्वी में करता है। 1008 ईस्वी में नागरकोट की हमला करता है, जो कि किसके खिलाफ था? मूर्तिवाद के विरुद्ध था। इसलिए इसका नाम मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है। मूर्तिवाद के खिलाफ था। इसे मूर्तियों को देखना बिल्कुल पसंद नहीं था और खास करके हिंदू धर्म के जितने भी मूर्तियां थे वो इसे देखना पसंद नहीं था। इसलिए 1008 ईस्वी में जो नागरकोट पर हमला किया था वह इससे ही संबंधित था, मुस्लिमों से संबंधित था। 1014 ईस्वी में आपने सुना होगा थानेश्वर में एक जगह है जहां पर एक मूर्ति थी चक्र स्वामिनी नामक एक मूर्ति थी, जहां पर 1014 ईस्वी में इसे यहां पर आक्रमण किया और इस चक्र स्वामिनी को गजनी ले जा करके रंगभूमि में रखवाया था। रंगभूमि गजनी की एक जगह है, वहां पर इसने थानेश्वर से 1014 ईस्वी में मूर्ति को ले जा करके रखा था। आगे चल करके इसने क्या किया कि 1018 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण करता है। 1018 ईस्वी में कन्नौज, नोट करते चलेंगे, कन्नौज
मथुरा, वृंदावन, इन सभी पर आक्रमण करता है और अपने साथ इसे मिला लेता है। आगे चल करके एक आपको चंदेल शासक के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। चंदेल शासक जो कि 1019 ईस्वी, ठीक है। महमूद गजनवी का सर्वप्रथम चंदेलों पर आक्रमण किया गया था जो थी 1019 ईस्वी में, और उस समय चंदेल का एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था विद्याधर। विद्याधर ही जो था सर्वप्रथम, अगर महमूद गौरी को किसी ने परास्त करने का काम किया था तो वह था चंदेल शासक विद्याधर। 1025 ईस्वी में सोमनाथ, आपने सुना होगा सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में स्थित है, यहाँ पर इसने आक्रमण किया था। गुजरात पर आक्रमण करके सोमनाथ मंदिर को तोड़ दिया था और इसने बहुत ज़्यादा वहाँ क्षति पहुँचाई थी। और उस समय कौन था वहाँ का शासक? भीम प्रथम था। शासक कौन था? भीम प्रथम, इसे ध्यान रखेंगे। सोमनाथ मंदिर के समय महमूद गजनवी जब आक्रमण किया था तो वहाँ का शासक भीम प्रथम था, जो कि अनहिलबाड़ का भी शासक हुआ करता था भीम प्रथम। उसी के अंतर्गत ये सोमनाथ मंदिर यानी कि गुजरात आता था, अनहिलबाड़ा का ही शासक था। और ये जो सोमनाथ मंदिर है ये किस भगवान की मंदिर है? तो शिव मंदिर था, ठीक है। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को जो तोड़ा था वह किस भगवान को समर्पित है? तो वह शिव भगवान को समर्पित है। और 1025 के बाद इसका जो आखिरी आक्रमण होता है, आखिरी आक्रमण वह रहता है 1027 में। 1027 ईस्वी में आखिरी आक्रमण इसका क्या रहता है? वह रहता है जाटों के विरुद्ध रहता है। होता ये है कि जब ये यहाँ से सोमनाथ मंदिर को लूट करके जा रहा होता है तो रास्ते में जाट जो थे इस पर हमला करता है। इसके जितने भी सैनिक थे उस पर जाटों ने आक्रमण करता है। और आक्रमण के समय, और ये लूटपाट जाट कब करते? 1026 में, ठीक है। जो जाटों जो थे लूटपाट कब करता है? जब 1025 से ये लूट करके जा रहे थे तब जाटों ने उस पर आक्रमण करता और इससे लगभग बहुत सारे सामान और जितने भी इसके पास महमूद गजनवी के सैनिकों के पास था उसे जाटों ने छीन लेता। और इसी में गुस्सा होकर के जो महमूद गजनवी है वह पुनः भारत आता है और भारत पर जाटों के खिलाफ आखिरी आक्रमण करता है, जो कि 1027 ईस्वी में होती है। और इसी बीच आगे चल करके इसकी मृत्यु हो जाती है 1030 ईस्वी में। 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। आखिरी आक्रमण 1027 होता है। तो ये था इसका कुल आक्रमण, जो कि जिसमें आपके जितने आक्रमण यहाँ लिखाए गए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो आइए एक बार हम इसे फिर से रिकॉल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम महमूद गौरी के ओर। कहता है कि महमूद गजनवी, यहाँ पर हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? महमूद गजनवी की। महमूद गजनवी की चर्चा कर रहे हैं, जो कि पहला आक्रमण भारत पर करता है 1000 ईस्वी में पेशावर पर। दूसरा आक्रमण पुनः 1001 ईस्वी में पेशावर और कांधार जो था काबुल जो था, काबुल और पंजाब पर जो राजा थे जयपाल, उस पर आक्रमण करके, जो कि हिंदू राजा थे, उस पर आक्रमण किया था दूसरी आक्रमण। फिर एक हमला करता है 1008 ईस्वी में नागरकोट पर। नागरकोट हमला के समय उसने मूर्तियों को ज़्यादातर तोड़ना शुरू किया और इस कारण से उसे हम मूर्ति भंजक के नाम से जानते हैं। फिर अगला आक्रमण करता हुआ 1014 ईस्वी में थानेश्वर में, और थानेश्वर में एक मूर्ति थी चक्रस्वामिनी, जिसे यहाँ से ले जाकर के रंगभूमि गजनी में, जो गजनी है ये अफगानिस्तान ईरान की क्षेत्र पड़ता है, वहाँ ले जाकर के रखा था। 1018 में यह कन्नौज, मथुरा और वृंदावन पर आक्रमण करता है और वहाँ पर इसे अपनी राजधानियाँ बनाता है। 1019 में यह सर्वप्रथम चंदेलों के खिलाफ आक्रमण करता है, जहां पर एक हिंदू शासक थे विद्याधर, और विद्याधर ही जो थे सर्वप्रथम शासक थे जिसने कि महमूद गजनवी और मुस्लिमों से सामने से आकर के लड़ा था और उसे परास्त करने की पूरी प्रयास की थी।
अगला आता है 1025 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 1025 वाला वह है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है, गुजरात में स्थित है, शिव मंदिर है, जहां का शासक अनिलबाड़ा का भीम प्रथम था। और अंतिम आक्रमण जब वो जा रहा होता है तो 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध आक्रमण करता है, क्योंकि 1026 में जाट ने बोला उससे कि बहुत लूटा तूने, अब हम तुमको लूटेंगे। और इसी बीच रास्ते में उसने किसे लूट लिया? महमूद गजनबी को लूटा, और गुस्से में महमूद गजनबी ने जाटों को भी लूटना शुरू कर दिया और 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है ना। एक चीज याद रखेंगे कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था ये। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला ये प्रथम मुस्लिम शासक था, इसे ध्यान रखेंगे। अगर महमूद गजनबी से तो इसके समय में कुछ लेखक भी आए थे, इसके समय में कुछ कवि और लेखक आए थे, इसे नोट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये कवि आए थे अल-बरूनी, अल-बरूनी आते हैं इसी के समय। और इसके समय अल-बरूनी जब आते हैं तो अल-बरूनी ने ही 11वीं सदी में तहकीक-ए-हिंद, तहकीक-ए-हिंद और किताबुल-हिंद, किताबुल-हिंद नामक पुस्तक इसने लिखता है अल-बरूनी, जो कि 11वीं सदी में आया था। 11वीं सदी में भारत, ये मोहम्मद गजनबी के साथ ही आया था, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। एक आता है उत्वी, उत्वी जो कवि थे, लेखक थे, इनकी एक रचना है तारीख-ए-यामनी, तारीख-ए-यामनी इनकी रचना है। और एक और रचना है वह है किताब-उल-यामनी, किताब-उल-यामनी इनकी रचना है। उत्वी की इनके साथ एक और राजा था फिरदौसी, राजा नहीं कह सकते, लेखक थे फिरदौसी। फिरदौसी की जो एक रचना थी वह था सहनामा। फिरदौसी की रचना क्या है? सहनामा, ये फिरदौसी की रचना है। एक और था फरिश्ता नामक लेखक, फरिश्ता नामक लेखक भी इन्हीं के समय आया था। ये 4 प्रमुख लेखक और कवि थे महमूद गजनबी के। अब आगे सबसे इंपॉर्टेंट है मुहम्मद गौरी। मुहम्मद गौरी के बारे में जानेंगे, जहां पर आपको ज़्यादातर मोहम्मद गौरी लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि यह गौर वंश की शासक थी, शासक नहीं, शासक था, थी नहीं था, गौर वंश का शासक था मोहम्मद गौरी। यहाँ पर जो अगर हम बात करें इसके उदय की, पहले गौर वंश के शासक की हम बात करें, गौर वंश की, तो इसका उदय 12वीं सदी में होता है। 12वीं सदी में गौर वंश की उदय होती है, जहां पर यह एक गजनी का, ठीक है, किसकी? तो गजनी जो था, हमने महमूद गजनबी के बारे में पढ़ा, गजनी का ही एक शाखा है, गजनी का ही एक शाखा है जो कि ससवनी वंश से संबंध रखता है। गौर जो थे यह सभी ससवनी वंश से संबंध रखते हैं, और ये ईरान से आकर यहाँ पर अपना शासन करना शुरू किया था। आगे अगर देखें तो कहता है कि इसका पूरा नाम मोहम्मद गौरी ने जो था, मोहम्मद गौरी 1173 में, मोहम्मद गौरी की बात करें तो यह 1173 में शासक बनता है, 1173 में शासक बनता है। और इसका पूरा नाम होता है शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी इसका पूरा नाम है, ये ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि इसका भारत पर प्रथम आक्रमण कब था, नोट करते चलेंगे। प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर करता है, मुल्तान जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, मुल्तान पर यह प्रथम आक्रमण करता है। और आक्रमण कहाँ पर? तो गोमल दर्रा, ये ध्यान रखेंगे खास करके मुल्तान पर जो किया था, तो गोमल दर्रा होते हुए ये भारत आया था। ये कौन सी है? गोमल दर्रा, खैबर दर्रा वो दूसरा है, अफगानिस्तान वाला खैबर दर्रा जो था वो दूसरा था, ये गोमल दर्रा है पाकिस्तान में, जो कि कच्छ के रण को जीता था। गोमल दर्रा से आते हुए किसे जीता था? कच्छ का रण, जो कि वर्तमान में गुजरात में स्थित है।
ये इसके बाद ये सबसे पहले जो आक्रमण किया था 1178 में, फिर एक आक्रमण करता है कब 1178 ईस्वी में, कहाँ करता है, गुजरात पर। ठीक है, गुजरात पर आक्रमण करता है जहाँ का शासक था भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय, यहाँ का दूसरा शासक था, यानी कि भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय उसी का नाम था। और यहीं पर सबसे पहले आबू पर्वत के निकट गौरी को पराजित किया था। किसने? भीम द्वितीय ने गौरी को पराजित किया था। भीम द्वितीय ने ही गौरी को पराजित किया था सर्वप्रथम, और भारत में इसकी पहली पराजय थी गौरी की भारत में। ठीक है, किसने पराजित किया? भीम द्वितीय ने। कहां पर? तो जो माउंट आबू आपने नाम सुना होगा, आबू पर्वत के नजदीक ही किया था, गुजरात के आसपास में, गुजरात और राजस्थान के आसपास में ये स्थित है। उसके साथ इसने क्या किया, आगे चल करके महमूद गजनी 1179 में लेता है पेशावर को। पेशावर 1185 में ये कब्जा कर लेता है। किस पर? पेशावर के साथ साथ ये कब्जा करता है सियालकोट पर। नोट करेंगे, सियालकोट पर 1185 में, 1179 में पेशावर पर, और एक और करता है 1186। जब ये 1186 में पूरे पंजाब पर ही कब्जा कर लेता है। 79 में पेशावर, 85 में सियालकोट, 86 में पूरे पंजाब पर ये कब्जा करता है। इसे ध्यान रखेंगे। इसका जो सबसे पहले जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो 2-3 युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो 3 युद्ध लिखेंगे। 3 युद्ध कौन कौन सा है? पहला तराइन का युद्ध जो कि 1191 में होता है। किसके बीच? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय जिसे हम कहते हैं, उसके द्वारा। पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जाना जाता है, जो मोहम्मद गौरी के साथ प्रथम युद्ध लड़ता है तराइन का। और यहाँ पर जो मोहम्मद गौरी थी ये पराजित हो जाता है। मोहम्मद गौरी पराजित होता है, पृथ्वीराज चौहान यहाँ विजयी होता है। और विजयी होने के बाद पृथ्वीराज चौहान जो है मोहम्मद गौरी को छोड़ देता है। इसी का परिणाम कुछ समय बाद ही देखने को मिलता है और अपोजिट हो जाती है जब तराइन का दूसरा युद्ध होता है। तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। ये मूर्ख था पृथ्वीराज चौहान, जिसने कि उसे छोड़ा था। छोड़ करके उसने बहुत बड़ी गलती की और गुस्से में 1192 ईस्वी में फिर से मोहम्मद गौरी आक्रमण करता है। और आक्रमण करने के बाद इस बार फिर से यह युद्ध है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के साथ ही, पृथ्वीराज तृतीय के साथ ही होती है। और इस समय क्या होता है, मोहम्मद गौरी पूरी तैयारी के साथ आती है और पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके चला जाता है। यानी कि द्वितीय तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित होता है और मोहम्मद गौरी विजयी हो जाता है। तीसरा एक युद्ध आता है, वो बहुत ही प्रमुख युद्ध है। तीसरा युद्ध आप याद रखेंगे, वह है चंदावर का युद्ध। यहाँ पर हम लिख रहे हैं तीसरा युद्ध है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध खास करके इस महीने में होता है, ये याद रखेंगे, 1194 में होती है। 1194 में होती है। 91 में तराइन का प्रथम, 92 में तराइन का दूसरा, और तीसरा जो लड़ता है चंदावर का युद्ध 1194 में लड़ता है, जयचंद के साथ लड़ता है। जयचंद और गौरी के बीच ये युद्ध होती है, जहां पर जयचंद पराजित हो जाता है और ये विजयी होता है। जयचंद कहाँ का शासक था? तो कन्नौज का शासक था, इसे ध्यान रखेंगे। जयचंद उस समय कन्नौज का शासक था, जो कि पराजित हो जाता है चंदावर के युद्ध में और गौरी विजयी हो जाती है। ठीक है, और ये कन्नौज उस समय किसकी शासक था? कन्नौज का शासक, जो कि गढ़वाल वंश से। जयचंद किस वंश का अगर पूछे आपसे तो गढ़वाल वंश का रहने वाला था जयचंद। कन्नौज में पराजित हो जाता है। ये इसके कुल प्रमुख युद्ध थे। यहाँ तक आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से हम रिकॉल करेंगे और देखेंगे।
मोहम्मद गौरी जो कि गौर वंश का शासक था, मुख्य रूप से ससवनी वंश इसका शासक होता है। ठीक है, इसने 1173 में शासन स्थापित करता है। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी इसका पूरा नाम है, जो कि प्रथम आक्रमण भारत पर 1173 ईस्वी में मुल्तान पर करता है और जो कि गोमल दर्रा होते हुए कच्छ के रन तक पहुंचा था। दूसरा ये आक्रमण करता है 1178 ईस्वी में गुजरात पर, जहां का शासक था भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय। और यहीं पर भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को भारत में किसी ने अगर पहली बार पराजित किया है तो मूल द्वितीय या भीम द्वितीय ने किया था। 1179 में मोहम्मद गौरी ने पेशावर को, 1185 में सियालकोट को और 1186 में पंजाब को अपने कब्जे में लेता है। इसका जो प्रमुख युद्ध है वह 3 युद्ध है। पहला तराइन का युद्ध जो 1191 में पृथ्वीराज चौहान और जिसे हम पृथ्वीराज द्वितीय के तृतीय के नाम से भी जानते हैं, मोहम्मद गौरी के साथ करता है और पृथ्वीराज चौहान विजयी होता है। तब मोहम्मद गौरी को वो छोड़ देता है और यही छोड़ने के कारण ही मोहम्मद गौरी पुनः बदला लेने के लिए भारत पर युद्ध करता है। तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1192 में होती है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के साथ ही, और यहाँ पर पृथ्वीराज तृतीय को बंदी बना लेता है। कुछ समय बाद उसे हत्या कर दी जाती है, यानी कि मृत्युदंड दे दी जाती है। तीसरा जो प्रमुख युद्ध है वह है चंदावर के युद्ध, जो कि जयचंद के साथ 1194 इसमें हुई थी। जयचंद गढ़वाल वंश का कन्नौज का शासक था, जो कि पराजित हुआ और बाद में वो खुद अपनी हत्या कर लिया, यानी कि आत्महत्या कर लिया। अब हम बात करें भारत पर इसके कुछ अन्य बात, तो हम इसे मिटाएंगे, आप नोट कर लेंगे। देखेंगे यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो कुछ और भी इसके समय में काल होता है। जैसे कि आपको पता होगा इसका एक गुलाम बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह 1206 में अपना शासन स्थापित करता है। उससे पहले ये कुतुबुद्दीन ऐबक कुछ और घटनाएं करके जाता है, वो घटनाक्रम हम जान लेते हैं। मोहम्मद जो ऐबक था इसने क्या किया 1193 में, किसको, मेरठ और दिल्ली को अपना लिया, अपने कब्जे में लिया मेरठ और दिल्ली को। और जहां पर इसने क्या किया कि दिल्ली को राजधानी बना दिया। ठीक है, ये सारा काम कौन कर रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक। 1194 में क्या करता है, 1194 में हम साइड होकर के लिख रहे हैं ताकि आपको दिखता रहे। ठीक है, 1194 में क्या करता है, अजमेर, ठीक है, अजमेर जो कि राजस्थान में स्थित है, अजमेर पर कब्जा करता है। और यहाँ पर कुब्बत उल इस्लाम, ध्यान रखेंगे, अजमेर में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद को बनाता है। और यही चल करके 1196 में अजमेर में ही यहाँ पर एक संस्कृत विश्वविद्यालय था। संस्कृत विश्वविद्यालय, इसे तोड़ करके ही इसने क्या करता है, 2.5 दिन का झोपड़ा, आपने नाम सुना होगा, 2.5 दिन का झोपड़ा ये यहाँ पर स्थापित करता है संस्कृत विश्वविद्यालय को तोड़ करके कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसका अंतिम युद्ध जो होता है, अंतिम युद्ध जो मोहम्मद गौरी का होता है वह खोखरों के विरुद्ध होता है। खोखरों जो जाति थी उसके विरुद्ध होता है। ये भी उसके कुल धन दौलत लूट लेता है। इस कारण से 1205 ईस्वी में खोखरों के विरुद्ध इसने अंतिम मुकाबला किया था। आपको पता होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आपने नाम सुना होगा, जो वर्तमान बिहार में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय, इसको ध्वस्त करने वाला, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला जो सैनिक था, जो वह इसी का मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था। मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने ही, यहाँ पर हम लिखेंगे बख्तियार खिलजी, और इसी के नाम पर अभी बिहार में एक जगह जो कि पटना जिला में पड़ता है, बख्तियारपुर नामक जो जगह है, इसी बख्तियार खिलजी के नाम पर ही है, जिसने 1202 ईस्वी में नालंदा और विक्रमशिला जो कि भागलपुर में है,
विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर देता है। ये इतना मूर्ख था कि इसे स्कूल, कॉलेज और शासक में राजा जो महल होता है उसमें फर्क नहीं दिखा और इसने नालंदा विश्वविद्यालय को किसी राजा की महल समझ करके उसमें आग लगा दी थी, पूरे तोड़ फोड़ कर दिया था। कहा जाता है कि वहाँ की जो लाइब्रेरी है नालंदा विश्वविद्यालय की, उसमें इतनी पुस्तक थी कि वो लगभग 3 से 4 महीने तक कंटिन्यू वहाँ जलता रहा था, इतनी वहाँ पर पुस्तक थी। जिसने बख्तियार खिलजी ने 1202 में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। साथ ही बख्तियार खिलजी ने उदंतपुरी या उदंतपुर की हम बात करें, उदंतपुरी इसे कहा जाता है, उदंतपुरी, जो कि वर्तमान में बिहार शरीफ के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में जो बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय है, नालंदा जिला का जो मुख्यालय है बिहार शरीफ, इसे पहले उदंतपुरी के नाम से जाना जाता था। वहाँ पर इसने अपनी राजधानी बनाया था। ये इसके कुल जितने भी शासक यानी कि इसके जो गुलाम आए उसके बारे में जानकारियाँ थी। आशा करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। बख्तियार खिलजी ने ही 1204 और 5 ईस्वी में बंगाल पर भी कब्जा किया था, बंगाल पर आक्रमण किया था 1204-5 ईस्वी में, और 1206 में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हो जाती है? 1206 ईस्वी में। और इसके बाद ही इसका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो गुलाम वंश की स्थापना करता है। इसका हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे अलग अलग सेपरेट वीडियो में, है ना। तो ये था आपके पूरे मोहम्मद गौरी से संबंधित। एक याद रखेंगे, मोहम्मद गौरी के समय में एक सिक्का चलता था, ठीक है। मोहम्मद गौरी में के समय एक सिक्का चलता था। उस सिक्का पर एक तरफ लक्ष्मी देवी का जो सिक्का था मुस्लिम था, पर वहां पर जो सिक्के में लक्ष्मी देवी का एक तरफ अंकन किया गया था और साथ ही दूसरे तरफ संस्कृत में कुछ दोहा लिखी हुई थी, कुछ लाइनें लिखी हुई थी दूसरी तरफ, है ना। और दूसरी तरफ संस्कृत और एक अरबी भाषा में, नहीं अरबी, यहाँ संस्कृत नहीं था, अरबी भाषा में कलमा खुदा हुआ था। कलमा अरबी भाषा की होती है, वहाँ पर कलमा खुदा था। एक साइड में लक्ष्मी देवी की मूर्ति और दूसरी तरफ में कलमा। तो ये थी पूरी आपके मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गौरी से संबंधित, भारत पर मुस्लिम आक्रमण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य हमने पूरे विस्तार के साथ आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा करेंगे आपको पसंद आए होंगे। हमारे साथ आप जुड़े इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते आप वीडियो को शेयर करते जाएं, लाइक करें और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं ताकि आने वाली सभी वीडियोज की खबरें आपको पल पल मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।